कल हमने बात कर ली थी तत्वों का स्टार्टिंग, मतलब जो दो वर्गीकरण प्राप्त हुए थे। पहला था डाबेराय ने किर्क, उन्होंने तत्वों को कैसे जमाया था, 3 दिन के पेयर में जमाया था और बोला था कि पहले और आखिरी तत्व का अगर हम परमाणु भार का औसत निकालें तो बीच वाले तत्व के बराबर आता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली केवल वो तीन जोड़े ही ढूंढ पाए इस तरह के, मतलब केवल 9 तत्वों को ही जमा पाए। इसलिए उनका जो ये वर्गीकरण था वो सफल नहीं हो पाया। उसके बाद आए न्यूलैंड, जिनका सिद्धांत था न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। उन्होंने क्या करा, उस समय तत्व जितने भी तत्व ज्ञात थे सॉरी, उन्होंने जो है जितने भी तत्व ज्ञात थे, आप बोलोगे कि यहाँ पर जो है वो 56 तत्व तक उन्होंने, मतलब जितने भी तत्व 56 तत्व ज्ञात थे उस टाइम 1866 में, उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से आरंभ किया और 56वें तत्व थोरियम पर इसे समाप्त किया। उन्होंने देखा, स्टडी करके पाया कि जितने भी तत्व थे उनको अगर हम एक संगीत के साथ शुरू से कंपेयर करें तो पहले तत्व के रासायनिक गुणधर्म आठवें आठवें तत्व के रासायनिक गुणधर्म से मैच हो रहे थे। उन्होंने उसको संगीत के साथ शुरू से ही या फिर आठ शुरू पे ही जो है वो कंप्लीट कर दिया या फिर कंपेयर कर दिया। और उन्होंने बताया कि सातवें के साथ जो आठवां आठवां आता है, नाम आता है, उसके तत्व के गुण पहले वाले तत्व के गुणधर्म से मिल रहे थे, है ना, ये सा वाले गुणधर्म से मिल रहे थे। तो उससे उन्होंने क्या करा, सा वाले को सब तत्वों को एक साथ रख दिया। मतलब एक तरह से ये क्या है, ये जो है मेंडलीव का अष्टक सिद्धांत है। उन्होंने तत्वों को इस तरह से जमाया था। कितने तत्व है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, 35 तत्व ही हैं, जबकि उस टाइम 56 तत्व उन्होंने ज्ञात थे। पूरी टेबल नहीं है उनकी, कोशिश करें देखने की न्यूजीलैंड की पूरी टेबल। देखते हैं, ऑनलाइन क्लास का फायदा उठाते हैं। न्यूजीलैंड की अगर पूरी टेबल देखने की कोशिश करें, देखते कैसे मिलती है। ये थी न्यूजीलैंड की जो टेबल थी, 56 नियम, न्यूजीलैंड सॉफ्टवेयर। तो जो हाइड्रोजन ये वाला पोर्शन था, उन्होंने इन लोग को 7 से कंपेयर किया। पूरे 7 सूत्र हैं, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 8वें नंबर पे जो आएगा वो उसके गुणधर्म सब पहले वाले से मिल रहे थे। तो उनको 8वें नंबर पे जो आ रहा था उन्होंने उसके नीचे रखते चले गए, है ना। कंफ्यूज नहीं होना। अभी केवल इस लाइन को देखो, जैसे इस लाइन को देखा, इसके बाद जो तत्व आया जो वो था फ्लोरीन। और फ्लोरीन के जो गुण थे वो हाइड्रोजन से मिल रहे थे, तो उन्होंने फ्लोरीन को कहाँ रख दिया, हाइड्रोजन के नीचे रख दिया, है ना। तो 8वें तत्व के गुणधर्म जो है वो पहले तत्व से मिल रहे थे, इसलिए उन्होंने एक के नीचे एक नीचे चले गए। तो ये वाले तत्वों के रासायनिक गुणधर्म एक समान होंगे, इसके एक समान होंगे, इसके एक समान होंगे। ये न्यूलैंड का अष्टक नियम था। ये टेबल आपको बुक में पूरी नहीं दी हुई है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है। अच्छा, इसकी कमी अपन ने देखी थी, उन्होंने कमी क्या बताई। पहली बात तो पचका हुआ काय का इनका, कि इन्होंने बोल दिया था कि 56 तत्व ही प्रकृति में विद्वान है और इससे ज़्यादा मिलेंगे नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूँ, इन्होंने ऐसा कॉन्फिडेंटली बोल दिया था। लेकिन वो कॉन्फिडेंस जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो गया, क्योंकि इसके बाद जो है टोटल तत्वों की संख्या अब तक जो है वो 118 हुई है, और 118 तत्व हैं टोटल प्रकृति में, मतलब पृथ्वी पर। तो ये एक तो पचका इनका ये हुआ। फिर उसके बाद इनका जो ये लॉजिक था, ये लॉजिक जो है वो हल्के तत्वों पर ही लागू हुआ, केवल केवल हल्के तत्वों तक ही लागू हुआ। जैसे कैल्शियम, इसका परमाणु क्रमांक जो है वो 20 होता है, उस तक ही लागू हुआ। 20 ही होता है ना? कैल्शियम, हाँ 20, केवल उस तक ही इनका नियम जो है वो लागू हुआ। उसके बाद इसी पॉइंट को पहले पॉइंट में, मतलब इसी पॉइंट को अलग तरीके से बोलते हैं कि उनका जो ये नियम था वो केवल कैल्शियम तक ही लागू हुआ। उसके बाद के तत्वों पे ये लागू नहीं हुआ, उसके बाद वाले जो तत्व थे उस पर लागू नहीं हुआ। उसके बाद एक और कमी इनकी बताई जाती है, इन्होंने दो तत्वों को एक साथ रख दिया, कई कई दो तत्वों को एक साथ रख दिया। उसका रीजन जो है वो वाजिब रीजन नहीं दे पाया इसका, कि दो तत्वों को साथ में क्यों रखा है इन्होंने, है ना। उसका रीजन नहीं बता पाया। तो ये इनकी कमियां थी, जो कि कल अपन डिस्कस कर चुके थे। आज अपन जो है वो मेंडलीव की आवर्तसारणी देखते हैं, मेंडलीव ने कैसे कैसे, तो ये कमियां इसकी इंपॉर्टेंट है ना।
इस पे स्टार मार्क कर लेना, और ये पूछी जा सकती हैं कमियां। वैसे तो सिद्धांत भी पूछा जा सकता है, उसमें कोई वो नहीं है। अव्यवस्थित से व्यवस्थित व्यवस्थित करना, मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो अपन ने दो लोगों को पढ़ लिया, अब तीसरे नाम पढ़ते हैं, मेंडलीव। मेंडलीव ने कई हद तक आवर्त सारणी को जो है वो सही ढंग से जमा लिया था, और इनके जो तर्क थे वो बाकी दो लोगों से बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। इन्होंने जो तर्क दिए थे उस पर तत्वों को जमाना काफी आसान रहा था। तो मेंडलीव के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर, रशिया के वैज्ञानिक थे, रूस के पश्चिमी साइबेरिया के टोबोलस के स्थान में हुआ था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के मेंडलीव ने अपनी माँ के प्रयासों के कारण ही, उनकी माँ का बहुत ज्यादा प्रभाव था इन पर, गरीब होने के बावजूद भी उन्होंने उन्होंने मुझे उदाहरण देकर समझाया, प्यार से समझाया, अपने शेष संसाधनों एवं शक्ति व्यक्त करके मेरे साथ विभिन्न स्थानों पर गई। वह जानती थी कि विज्ञान की मदद से बिना हिंसा, लेकिन प्यार और दृढ़ता के से अंधविश्वास, असत्य धारणाओं एवं गलतियों को दूर किया जा सकता है। उन्होंने अपनी माँ की पढ़ाई करी है। इस पैराग्राफ में उनको तो वो ज़्यादा वेल्दी परिवार से नहीं रहे होंगे, लेकिन उनकी माँ, जहाँ पर भी उनको बुलाया जाता था या जहाँ पर भी सम्मेलन में वो जाते थे या फिर उनको सीखना होता था, तो वो अपने पैसे से खर्च करके जितना भी था वो उनको ले जाती थी। मतलब एक तरह से उन्होंने त्याग किया अपने बेटे के लिए। उनको मालूम था कि मेंडलीव जो है वो एक असाधारण व्यक्तित्व है। जब मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया, जब 63 तत्व ही ज्ञात थे, मतलब उस टाइम 118 तत्व ज्ञात नहीं थे, उस टाइम केवल 63 ही तत्व ज्ञात थे। उन्होंने तत्वों के परमाणु, द्रव्यमान एवं उनके उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंध स्थापित किए। भौतिक द्रव्यमान मतलब भार, परमाणु भार और द्रव्यमान एक ही चीज का अध्ययन किया। रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का चुनाव इसलिए किया क्योंकि अत्यंत सक्रिय हैं तथा अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। तो मेंडलीव ने किसको आधार माना? मेंडलीव ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अपना क्रिया वो लिया, रासायनिक गुणधर्म समझने के लिए। उन्होंने जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके तत्व बनाते हैं ऑक्साइड, और हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके बनाते हैं हाइड्राइड। तो उन्होंने इन दो गुणों का यूज किया, और उन्होंने जो है वो इसी के आधार पर, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर उन्होंने देखा कि इनकी जो भी रासायनिक गुणधर्म के आधार पर ऑक्साइड और हाइड्राइड बन रहे हैं, उनके रासायनिक गुणधर्म वालों को एक ही कॉलम में रख दिया उन्होंने, है ना। अच्छा, एक चीज जो उन्होंने की, बहुत अच्छी की, आवर्त सारणी को आवर्त और समूह में बांट दिया उन्होंने। ये चीज इनकी आधुनिक आवर्त सारणी में ली गई। आवर्त किसको बोला गया? इसको 1 2 3 4 5 6 6 आवर्त थे, और समूह कितने थे उनकी आवर्त सारणी में? 8 समूह थे। मेंडलीव ने समूह और आवर्त में बांटा अपनी आवर्त सारणी को। आवर्त बोला जाता है स्तंभों को, जैसे ये वाला एक आवर्त है, स्तंभों को नहीं, सॉरी, क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त बोला जाता है। जैसे ये वाला एक आवर्त है, ये वाला एक आवर्त है, जिसको हम इंग्लिश में रो बोलते हैं ना, रो। रो और कॉलम, रो किसको बोलते हैं? इसको बोला जाता है रो। और कॉलम किसको बोला जाता है? जो ऊपर से खींचा जाता है। तो जो रो होती है उसको आवर्त बोला जाता है, और जो कॉलम होते हैं उसको समूह बोला जाता है, ग्रुप बोला जाता है ना। ये चीज इनकी आधुनिक आवर्त सारणी में भी ली गई। आपको टेबल दिख रही है मेंडलीव की आवर्त सारणी की। तो उन्होंने तत्व कैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ क्रिया करते हैं, उनके आधार पर तत्वों को जमाना शुरू करा। और एक जो मेन उनका वो था, उन्होंने जो है कैसे लिया, उन्होंने 63 कार्ड लिए, क्योंकि 63 तत्व ज्ञात थे ना। उन्होंने 63 कार्ड लिए, और प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग तत्वों के गुणधर्मों को लिखा। उन्होंने समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग कर दिया, इन पत्तों को पिन लगाकर दीवार पर लटका दिया। उन्होंने देखा कि अधिकांश तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया था। उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में ये तत्व व्यवस्थित हो गए थे। आरोही मतलब, मैं भूल जाता हूँ यार, बढ़ते क्रम या घटते क्रम? बढ़ता क्रम। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के आधार पर ये तत्व व्यवस्थित हो गए थे। उन्होंने बहुत अच्छा सिंपल सी ट्रिक अपनाई, खाली ब्लैंक ताश के पत्ते लिए, और उस पर जो है तत्व का नाम लिख दिया, और उसके रासायनिक गुणधर्म लिख लिए। सभी तत्वों के साथ उन्होंने ऐसे किया। 63 कार्ड लिए उन्होंने, 63 कार्ड ऐसे लिए, और जिनके रासायनिक गुणधर्म समान थे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ वो एक जैसे दिख रहे थे, उनको दीवार पर एक जैसे से लटकाते चले गए। तो उन्होंने देखा कि सभी के सभी 63 तत्व जो है वो जम गए थे, मतलब व्यवस्थित हो गए थे। और उसी के आधार पर उन्होंने टेबल की रचना करी, और उन्होंने जो है परमाणु द्रव्यमान को अपना आधार माना। परमाणु द्रव्यमान, है ना। एक तरह से परमाणु द्रव्यमान आधार बन गया, ये भी बोल सकते हैं। उन्होंने रासायनिक गुणधर्म के आधार पर ताश के पत्तों पर उनका नाम लिखा और टेबल पे लटका दिया, तो कुछ इस तरह से लटके हुए थे तत्व। और बता मतलब उदाहरण ले रहा हूँ कि ताश के पत्ते ऐसे तो है ना दिखेंगे, लेकिन टेबल उन्होंने ऐसी बनाई उस ताश के पत्तों के आधार पर। और उन्होंने देखा कि सभी तत्व जो है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जम गए थे। तो इसी आधार पर मेंडलीव ने नई आवर्त सारणी बनाई, जिसका सिद्धांत है
इस सिद्धांत को पूछा जाता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, कोशिश हो सके अभी तो। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। तत्वों के गुणधर्म उनके द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। आवर्त फलन मतलब कि एक तरह से फलन का मतलब होता है फंक्शन। फंक्शन मतलब कि उस पर डिपेंड करते हैं। जैसे मान लीजिए बड़ी क्लास में आप पढ़ेंगे एफ कोई फंक्शन है, एफ कोई फंक्शन है एक्स का, ये 11th 12th में पढ़ोगे आप। मैं थोड़ा सा अभी यही बता देता हूँ, एफ एक्स लिखा होगा। एफ कोई फंक्शन है एक्स का, मतलब एफ की जो भी वैल्यू आएगी वो किसके मान पे डिपेंड करेगी, एक्स के मान पे डिपेंड करेगी, एक्स के मान पे डिपेंड करेगी। मान लीजिए एफ एक्स बराबर से दिया हुआ है, मान लीजिए उदाहरण के लिए एफ एक्स बराबर से दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, ये कोई फंक्शन हो जाएगा जिसका मान किसके मान पे डिपेंड कर रहा है, एक्स के मान पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे और एक्स का मान निकाल लेंगे तो एक्स का मान जैसे ही निकलेगा अपन को काय का मान भी पता चल जाएगा, एफ का मान। इसको बोलते हैं फलन, या इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शन, है ना। तो फंक्शन जो है वो किसी ना किसी अननोन जो वेरिएबल रहता है उस पर डिपेंड कर रहा होता है, फंक्शन फलन, है ना। तो ये बोल रहे हैं कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। वो इन्होंने क्या पे डिपेंड करते हैं, मतलब द्रव्यमान के आधार पर तत्वों के गुणधर्म जो है वो चेंज होते हैं। द्रव्यमान के आधार पर क्या बोलना चाह रहे थे इस स्टेटमेंट से मेंडलीव, बोलना चाह रहे थे जैसे जैसे द्रव्यमान चेंज होता है वैसे वैसे उनके रासायनिक गुणधर्म जो है वो चेंज होते हैं। रासायनिक और भौतिक दोनों ही, रासायनिक और भौतिक दोनों ही। तो इस चीज को उन्होंने एक लाइन में बोला, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। सिंपल सी बात। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को ग्रुप बोला जाता है, समूह बोला जाता है, मतलब वही कॉलम को जो है वो समूह बोला जाता है। और क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड बोला जाता है, मतलब आवर्त बोला जाता है। इन पंक्तियों को पीरियड बोला जाता है, आवर्त बोला जाता है ना। तो ये चीज है मेंडलीव की आवर्त सारणी की, उन्होंने इस तरह से व्यवस्थित किया। अच्छा, इसकी उपलब्धियां पढ़ी जाती हैं, उपलब्धियां पूछ ली जाती हैं कई बार कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में, थोड़ा सा पढ़ते हैं। यहाँ पर एक चीज और लिखी हुई है, मेंडलीव की आवर्त सारणी 1872 में जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। रशिया, जर्मनी, 1872, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है ना। रशिया, जबकि जर्मनी क्या था, विरोधी, दोनों विरोधी थे प्रथम विश्व युद्ध में, दोनों ही विरोधी भी थे। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर 1872 में जर्मन पत्रिका जो है वो उसमें प्रकाशित होती है, किसकी आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी, है ना। तो वो चीज देखने वाली है 1871 में। अच्छा, उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें क्या करा था उन्होंने, आर अक्षर समूह के किसी भी तत्व को दर्शाता है। और सूत्र लिखने के तरीके पर ध्यान दीजिए। उदाहरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन के हाइड्राइड CH4 को RH4, उसके ऑक्साइड को CO2। तो एक चीज यहाँ पर ये सिखा रहे हैं, बोल रहे हैं यहाँ पर ध्यान से देखोगे आप यदि, तो देखो पहली बात तो यहाँ हर एक समूह में दो ए और बी दिख रहे हैं, ए और बी दिख रहे हैं यहाँ पर, है ना। मतलब हर एक समूह में यहाँ पर दो तत्व थे, हाइड्रोजन था तो यहाँ पर भी एक कोई तत्व होगा, लिथियम था तो यहाँ पर भी कोई एक तत्व होगा, सोडियम था तो यहाँ पर भी एक तत्व होगा, पोटेशियम यहाँ पर, पोटेशियम के साथ कॉपर रखा हुआ है, कैल्शियम के साथ जिंक रखा हुआ है, ए और बी। हर एक ब्लॉक में दो तत्व रखे हुए हैं, सीजियम के साथ कैडमियम रखा हुआ है, गैलियम के साथ स्कैंडियम रखा हुआ है, बोरॉन के साथ एल्यूमिनियम रखा हुआ है, कॉपर के साथ सिलिकॉन रखा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ फॉस्फोरस नहीं सॉरी, नाइट्रोजन के साथ कुछ नहीं है, कार्बन के साथ कुछ नहीं है, सिलिकॉन के साथ कुछ नहीं है, सॉरी गलती से बोल दिया मैंने। टाइटेनियम के साथ जर्मेनियम रखा हुआ है, वेरेनियम के साथ आर्सेनिक रखा हुआ है, क्रोमियम के साथ Fe, सेलेनियम रखा हुआ है, मैग्नीज के साथ बोरॉन रखा हुआ है, आयरन के साथ कोबाल्ट और निकल को रखा हुआ है ना। तो ये शायद आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, यहाँ जो ये लिखा हुआ है ना R2O और RH, ये ऑक्सीजन ऑक्साइड दिखा रहे हैं। मतलब उदाहरण के लिए पानी का जो ऑक्साइड होगा वो उसमें इस फॉर्मूले में रखकर आपको मिल जाएगा। जैसे R की जगह H रखो, मतलब हाइड्रोजन को रखो, R की जगह H रखोगे तो आएगा H2O, नाम सुना हुआ है आपने, पानी का सूत्र, है ना। तो ऑक्साइड जो हाइड्रोजन का बन रहा है वो इस फॉर्मूले से बन रहा हो। केवल ऑक्साइड नहीं, इस समूह में जितने भी तत्व होंगे सबके ऑक्साइड इसी तरह से बनेंगे। तो उन्होंने तत्वों के नाम लिखने की जगह इसको क्या लिख दिया, R2O। जैसे मान लीजिए कोई लेते हैं Na लेते हैं, सोडियम लेते हैं, तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा Na2O, सोडियम ऑक्साइड। पोटेशियम का लेते हैं, मतलब के मतलब पोटेशियम लेते हैं, तो उसका K2O हो जाएगा उसका ऑक्साइड। तो उन्होंने उसको शॉर्ट में दिखाने के लिए तत्वों की जगह उन्होंने काय का शब्द यूज करा, आर का यूज करा। इसी तरह से हाइड्राइड जो बन रहा है उसकी जगह भी आर यूज किया हुआ। अब हाइड्रोजन का हाइड्राइड क्या होगा, H और H मतलब H2 गैस बन जाएगी।
सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वो होगा NaH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaH होगा। इसी तरह से KH होगा। तो ये सब हाइड्राइड होंगे। उन्होंने इस चीज को इस तरह से लिखा। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ रहा होगा ये क्यों लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर RO लिखा हुआ है, तो RO मतलब R मतलब कोई कोई तत्व का नाम, जैसे बेरिलियम, और ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा BeO। मैग्नीशियम ऑक्साइड का होगा MgO, शायद आपने पढ़ा हुआ है पहले चैप्टर में, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का होगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। और बुझा हुआ चूना किसको बोलते हैं? CaOH का होल ट्वाइस हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं, है ना। तो वो बुझा हुआ चूना रहता है, बिन बुझा हुआ चूने को कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, CaO, है ना। जिंक ऑक्साइड ZnO, ये भी सुना हुआ होगा कहीं पर। तो उन्होंने यही करा, उन्होंने समूह जो ऑक्साइड और हाइड्राइड के बेस पर इसको जमाया हुआ था, उन्होंने तत्व का नाम लिखते हुए यहाँ पर RO लिख दिया। ठीक वैसे ही जैसे हम A+B का होल स्क्वायर पढ़ते हैं ना, A और B की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं अपन इस फॉर्मूले में, वैसे ही उन्होंने क्या करा, ऑक्साइड को RO लिखा, RO की जगह कोई भी तत्व आ सकता था, और हाइड्राइड को RH2, अरे अलग अलग समूह के लिए अलग अलग लिखा, है ना। यहाँ पर क्या लिखा, R2O, इसको लिखा RO, R2O3, RO2, R2O5, RO3, R2O7, ये सभी ऑक्साइड थे। हाइड्राइड जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने जो हाइड्राइड नहीं लिखा हुआ है, तो संक्रमण श्रेणी के तत्व में यहाँ पर हाइड्राइड, ये हाइड्रोजन के साथ क्रिया नहीं करते होंगे, इसके कारण से इन्होंने हाइड्राइड नहीं लिखा हुआ है ना। अब इसके बाद इसकी उपलब्धियां देख लेते हैं, इनकी उपलब्धियां क्या थी। आवर्त सारणी में व्यवस्थित करते समय मेंडली को सारणी में अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों कभी कभी, हाँ। तो पहली आपको याद होगा ना, पहली जो इनकी उपलब्धि थी, इन्होंने क्या किया था, अगर टेबल में आप देखोगे, इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में जमाया था, मतलब बढ़ते क्रम में जमाया हुआ था। अपन आगे अगर यहाँ पर देखेंगे कुछ तत्वों को, तो वहां पर आपको दिखाई देगा, जैसे उदाहरण के लिए कोबाल्ट निकल के उदाहरण लेते हैं। हाँ, कोबाल्ट निकल, तो मतलब होना क्या चाहिए था, जिसका द्रव्यमान कम है वो पहले आएगा। जैसे लिथियम का देख लो 6.9, ये कम है, ये पहले आया। बेरिलियम का 9 है, तो ये बाद में आया। फिर उसके बाद 10 हुआ, फिर 12 हुआ, फिर 14 हुआ, फिर 15, फिर 18। मतलब द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखे हुए हैं, पहले कम फिर उसके बाद ज्यादा होते जा रहा द्रव्यमान। लेकिन कई कई जगह पर इनको कम द्रव्यमान के बाद भी उस चीज को पहले रखना। उदाहरण के लिए देखो, यहाँ पर जो है आयरन और सॉरी, यहाँ पर देखो कोबाल्ट और निकल को देखो, कोबाल्ट और निकिल को, निकिल का कितना है 58.7। अगर जूम करके दिखा दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से, आपको बहुत दिक्कत हो रही होगी। मैं तो लैपटॉप में बैठा हूँ, इसमें नहीं जाती दिक्कत, लेकिन वहाँ पर ओ भाई, ओ भाई, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया क्या, ठीक है, अच्छा है, बड़े बड़े अक्षर में देखे। यहाँ देखो, इस कंडीशन में जो उन्होंने कंडीशन बताई थी कि आरोही क्रम में जमाना था, उस क्रम में निकिल को पहले रखा जाना चाहिए था। देखो 58.71 और कोबाल्ट 58.93। निकिल का पहले ना, तो निकिल को यहाँ आना चाहिए था और कोबाल्ट को यहाँ आना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने निकिल को बाद में रखा, कोबाल्ट को पहले लिखा। और ऐसे बहुत सारे इसमें आपको जोड़े मिल जाएंगे। किसी को याद है और कहाँ मिलेगा? भैया वो एल्यूमिनियम के पास। एल्यूमिनियम के पास, हाँ, एल्यूमिनियम में सिलिकॉन। यहाँ एल्यूमिनियम को देखो पहले रख दिया है 29.98, और सिलिकॉन का 28.9। 28 पहले आना चाहिए था, लेकिन एल्यूमिनियम को पहले रखा हुआ है ना। तो ऐसे आपको बहुत सारे इसमें उदाहरण मिल जाएंगे जहाँ पर पहले लिखा हुआ है उन्होंने, और जबकि बाद में लिखना चाहिए था। तो ऐसा क्यों किया, उसकी स्पष्टीकरण दिया हुआ है उन्होंने। क्या दिया हुआ है देखो, मेंडलीव की उपलब्धि यही थी। ओ भाई नीचे कहाँ जाते जा रहा है? क्रम इसलिए उलटना पड़ा ताकि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सके। उदाहरण के लिए कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान 58.9 है, सारणी में निकेल से पहले रखा गया। सारणी को देखकर क्या आप ऐसी अन्य विसंगति ढूंढ सकते हैं? तो उन्होंने इसका रीजन क्या दिया, ऐसा नहीं कि उसने जैसा न्यूलैंड ने करा था ना, अपनी आवर्त सारणी में इसको साथ में रख दिया और कोई रीजन नहीं दे पाए, पर्टिकुलर कोई अच्छा रीजन नहीं दे पाए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, साथ में क्यों रखा कोबाल्ट और निकेल को, है ना। मेंडलीफ ने यहाँ पर रीजन दिया। उन्होंने बोला अगर उन्होंने पहले रखा है कोबाल्ट को निकेल से पहले, तो उन्होंने इसलिए रखा है क्योंकि उनके जो रासायनिक गुणधर्म थे,
एक समान रासायनिक गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सके, इसलिए उन्होंने कई जगह पर ज्यादा परमाणु भार होने के बाद भी उस तत्व को पहले रख दिया। तो पहली विशेषता ये थी, उन्होंने तत्व को पहले क्यों रखा, उसका रीजन दिया। इसके अतिरिक्त मेंडलीव ने अपनी आवर्तसारणी में कुछ रिक्त स्थानों को, हाँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज है, न्यूलैंड ने होशियार बन के बोल दिया था 56 तत्व विद्यमान है, इससे ज्यादा मिलेंगे ही नहीं। मेंडलीव ने बोला भाई मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता। उस मेंडलीव ने क्या किया, 63 तत्व उस टाइम ज्ञात थे, उन्होंने जो बोल दिया कुछ तत्व की जगह खाली छोड़ दी, बोल दिया कि इन तत्वों का भी खोजा जाना बाकी है, कि बाद में खोजे जाएंगे। अच्छा, अब खाली जगह छोड़ रहे थे तो उसको खाली नहीं छोड़ सकते, कुछ तो लिखना था। तो उन्होंने क्या कर दिया, उसको संस्कृत भाषा के उपसर्ग से उन्होंने जो है उसके पहले आने वाले तत्व के नाम के आगे एका लगा दिया। उदाहरण के लिए बाद में स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, ये तत्व बाद में मिले। कौन कौन से, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, Sc, गैलियम Ga और जर्मेनियम Ge, ये तत्व बाद में मिले। तो उन्होंने क्या करा, इनको इनके पहले तत्वों से, इनके पहले जो तत्व थे ना उनके नाम के आगे, जैसे मान लीजिए स्कैंडियम के आगे जो था बोरान था, बी था, तो उन्होंने बोरान तो पता था उनको, बोरान तो लिखा हुआ था जो कि स्कैंडियम के पहले था, है ना, स्कैंडियम के पहले था। तो उन्होंने स्कैंडियम जो उस टाइम ज्ञात नहीं था उसको बोल दिया ये एका बोरान है। एका संस्कृत का शब्द है, ध्यान रखना, उपसर्ग है, एका बोरान बोल दिया। स्कैंडियम नहीं मालूम था, जगह खाली छोड़नी थी, कुछ तो लिखना था, तो उन्होंने बोल दिया इसके पहले जो तत्व आ रहा है ना बोरान, उसके नाम पर इसका नाम रख दो एका बोरान। स्कैंडियम नहीं मालूम था, देखो यहाँ पर ऊपर देखते हैं स्कैंडियम लिखा होगा इन्होंने, हालांकि बोरान का लिखा हुआ, बोरान यहाँ पर, बोरान यहाँ पर लिखा हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ है। स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, स्कैंडियम को एका बोरान बोला, गैलियम को एका एल्यूमिनियम बोला और जर्मेनियम को एका सिलिकॉन बोला। जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये देखो जर्मेनियम यहाँ, जर्मेनियम यहाँ है, इसके पहले सिलिकॉन आया हुआ है तो इसको एका सिलिकॉन बोल दिया। गैलियम के पहले एल्यूमिनियम आया हुआ है तो उसको एका एल्यूमिनियम बोल दिया। स्कैंडियम के पहले बोरान आया हुआ है तो उसको एका बोरान बोल दिया। उसके जस्ट पहले जो तत्व ज्ञात था उसका नाम रख दिया, है ना। बस हम इसको उपलब्धि क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि न्यूलैंड ने बोल दिया था कि और तत्व ज्ञात नहीं होंगे, इन्होंने जो है बोल दिया कि नहीं और तत्व मिलेंगे, अभी जितने तत्व पूरे नहीं है मिलेंगे, उनके लिए रिक्त स्थान छोड़ा और उस रिक्त स्थान को नाम भी दिया, उसके पहले जो तत्व ज्ञात था उसके आधार पर एका बोरान, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन नाम दिया। तो उन्होंने, ये उनकी खूबी थी उनकी एक टेबल की। तो दूसरी खूबी हो गई, पहली खूबी क्या, पहली खूबी में कुछ भारी तत्वों को हल्के तत्व से पहले रखा, क्यों रखा उसका रीजन देते हुए उन्होंने बोला कि रासायनिक गुणधर्म उसके तत्व के जो एक समूह में तत्व में मतलब जो रासायनिक गुणधर्म आ रहे हैं वो मैच हो, इसलिए उन्होंने भारी तत्व को जो है वो हल्के तत्व से पहले रख दिया। दूसरा उनकी क्या थी, विशेषता क्या थी, उन्होंने बोला था कि अभी जो तत्व ज्ञात नहीं है वो तत्व ज्ञात होंगे, उसके लिए मैं रिक्त स्थान छोड़ रहा हूँ और उसको नाम दे रहा हूँ, उसके पहले जो तत्व ज्ञात है उसी के आधार पर उसी के नाम के आगे एका बोरान, एका सिलिकॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन जो है उन्होंने नाम दिया। अच्छा, उन्होंने एका, यहाँ पर देखो एक सारणी में गुणधर्म भी दिए हुए हैं। एका एल्यूमिनियम और गैलियम में क्या संबंध था, मतलब गैलियम जो पहले ज्ञात नहीं था ना उसको उन्होंने क्या नाम दिया था, एका एल्यूमिनियम नाम दिया था। और कितनी सटीकता के साथ बैठा देखो, गैलियम का उन्होंने, एका एल्यूमिनियम का उन्होंने परमाणु भार बोला था, प्रेडिक्ट किया था, मालूम नहीं था ये वाला तत्व, प्रेडिक्ट किया था 68 होगा और रियल में इसका कितना है 69.7, उसके आसपास ही था। ऑक्साइड का सूत्र इन्होंने बताया E2O3, एक एल्यूमिनियम लगा था ना इसलिए ई बोल दिया उसका, क्योंकि तत्व का नाम तो पता नहीं था, इसलिए E2O3 घोषित किया उन्होंने। बाद में जब गैलियम ऑक्साइड बना तो उसका फॉर्मूला सही में Ga2O3 निकला। क्लोराइड का जो सूत्र था ECl3 निकला और बाद में जब गैलियम सच में बना तो उसका फॉर्मूला क्या आया, CaCl3। मतलब उनकी प्रिडिक्शन बहुत हद तक बिल्कुल सही थी, उन्होंने गैलियम के बारे में पहले ही एका एल्यूमिनियम के नाम से पहले ही घोषित कर दिया था कि ये चीजें ऐसी तत्व मिलेंगे जिसका भार इतना होगा, ऑक्साइड ये होगा, क्लोराइड का सूत्र ये होगा, उन्होंने पहले ही घोषित कर दिया। तो वाकई जब गैलियम खोजा गया तो उसकी सारी चीजें इस तरह से निकली। परमाणु भार में थोड़ा सा अंतर था, क्यों आता है ये अंतर अभी बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी।
इससे मेंडलीव की आवर्त सारणी की परिशुद्धता तथा उपयोगिता के ठोस प्रमाण मिल गए। इसके अलावा मेंडलीव के अनुमान की असाधारण सफलता के कारण रसायनज्ञों ने उनकी आवर्त सारणी को न केवल स्वीकार किया अपितु उनको इस सिद्धांत की अवधारणा का सजग भी माना। कुछ मतलब बाकी जो न्यूलैंड थे या फिर डावे रायनर थे, उनके सिद्धांत कहीं ना कहीं खो गए। मेंडलीव की आवर्त सारणी इतनी सटीक थी, इतनी सही थी कि लोगों ने उसी को सही मान लिया और उसी को पहला माना कि यही जो है वो पहली आवर्त सारणी है। इसी सिद्धांत मतलब उनको इस सिद्धांत की अवधारणा का जनक माना गया। उत्कृष्ट गैसें जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन का पहले भी कई संदर्भ में उल्लेख किया गया है। इन गैसों का पता देर से चला क्योंकि अक्रिय वायुमंडल में इनकी मात्रा बहुत कम है। मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक विशेषता ये भी थी कि जब इन गैसों का पता चला तब पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही इन्हें नए समूह में रखा गया। तो जो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत था उसको वो तो प्रभावी हो ही नहीं पाया, नई जो नोबल गैसेस की शून्य समूह की खोज के बाद या नोबल आदर्श गैसेस की समूह के खोज के बाद। लेकिन क्योंकि इनकी मात्रा बहुत कम होती है वायुमंडल में, तो ये बहुत बाद में खोजी गई। जब बाद में खोजी गई और मेंडलीव की आवर्त सारणी जब देखा उन्होंने, तो उन्होंने क्या करा, यहाँ पर एक समूह और बढ़ा दो, बोले आप इस समूह में यहाँ पर नवा समूह बढ़ा और यहाँ पर इसको रख सकते हैं। तो इनकी जो प्रासंगिकता थी इनकी आवर्त सारणी की, वो नोबल गैसेस खोजने के बाद भी चलती रही, है ना। दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ रहा कि नोबल गैसेस कब खोजी गई, देखते हैं। डिस्कवर्ड, है ना। डिस्कवर मतलब खोजी गई, और इन्वेंशन मतलब कि आविष्कार की गई, तो खोजी गई आएगा इसमें। और इतनी सारी टेबल में नहीं मिल सकती क्या, इतनी सारी डिटेल कैसे पढ़ेंगे, टाइम लेना है। अठारहवें समूह में होती है नोबल गैसेस, याद रखना ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती हैं। इसके सब के वो लिखे हुए हैं डेंसिटी, ये सब नोबल गैसेस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनाइजेशन। प्रिडिक्टेड है, ये अभी खोजी नहीं गई है, देखो ये ऑर्गेनाइजेशन एक आखिरी गैस है, इसका प्रिडिक्ट कर दिया गया है, पहले से ही बता दिया गया कैसा क्या होगा। वो गैस तो खोजी गई। ये इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, कैसे शेल में भरे रहते हैं, ये 3D मॉडल है, कैसे फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर कैसा होता है, रियल में कैसा दिखाई देता है। भाई साहब इतिहास बता दोगे तो कोई। डिस्चार्ज कलर लिखे हुए हैं, हीलियम ऐसी दिखती है, नियॉन ऐसी दिखती है, आर्गन ऐसी दिखती है, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन गैसेस है सब। हम्म, अरे यार कुछ दिया नहीं, पढ़ना पड़ेगा मतलब पूरा। भाई साहब कोई सरल शब्दों में नहीं बता सकते क्या। अठारह सौ चौरानवे, 1895, बहुत बाद में, मतलब 1900 के दशक में जो है वो आखिरी आखिरी में खोजी गई थी ये। 1894-95 में। श्रेय किसको दिया जा रहा है, श्रेय ये दिया जा रहा है विलियम रैमसे। विलियम रैमसे ने, जिनका जन्म 1852 में हुआ था, 1916 तक रहे। इसी गैप में जो है उन्होंने नोबेल गैसेस की खोज की थी और इनको नोबेल प्राइज मिला था। Britain first chemistry Nobel Prize. Ramsay later speculation were dismissed by many of the companies. Nevertheless, during the centuries of death, some of those ideas have been partially vindicated. Ramsay was Scott, born into class. ठीक है। इन्होंने जो है वो नोबेल गैसेस की खोज की थी, बहुत बाद में हुई, उसके पहले न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत पहले आ गया था। उसकी गैसेस बाद में आई, मतलब नोबेल गैसेस की खोज बाद में हुई। ठीक, अब इसकी सीमाएं देख लेते हैं कि इनकी कमियां क्या थी। कमी देखने के लिए देख लेते हैं कमी, फिर उसके बाद कोशिश करते हैं। चलो एक बार फिर से ज्वाइन करो, कमियां देखते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी की, एक बार फटाफट फिर से ज्वाइन करो।